पार्टी के सभी मेरे वरिष्ठ साथी, आदरणीय मेघवाल साहब, आदरणीय अरुण जी साहब, आदरणीय राठौड़ साहब, आदरणीय राजस्थान जी, भाई शकील जी, कानपुर के राजस्थान के पधारे हुए बड़े बुजुर्गों, अगर बैठ जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। माताओं बहनों, नौजवान दोस्तों, बैठ जाओ इस देश के सिंहासन पर आपके प्रतिनिधि के नाते आपने केंद्र में 15 बार अपने वोट के आधार पर सरकारें बनाई। 13 बार राजस्थान विधानसभा के चुनाव जनता जनार्दन आपके वोट में हुआ। 65 वर्ष का ये लोकतंत्र की यात्रा आज इस पड़ाव पर है। मैं आप सब मतदाताओं से इतना विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान के लिए इस देश के 65 साल के इतिहास को, 65 साल के क्रियाकलापों को, 65 साल की कांग्रेस सरकार को और 65 साल से भारतीय जनता पार्टी को अपने तराजू में तोलने का प्रयास करें। इसे देखने का प्रयास करें कि जिस कांग्रेस पार्टी को आपने 59 साल तक दिल्ली में शासन दिया, एक नहीं कई प्रधानमंत्री बनाए, केवल भारतीय जनता पार्टी का पंडित अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल तक इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री रहा। लगातार कांग्रेस के 59 साल रहने के बाद भी अगर आप लोग बैठ जाएं तो थोड़ा पीछे वालों को शायद दिक्कत होगी। अब थोड़ा बहुत तो मीडिया वालों को काम करना पड़ेगा। मैं 65 साल में कांग्रेस को 59 साल तक दिल्ली में राज करने का मौका मिला, लेकिन न देश की सुरक्षा हो पाई, न देश की सीमाएं सुरक्षित रह पाई। आपने देखा होगा अभी चीन ने जिस ढंग से हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश किया है, 62 में भी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे नेहरू जी के सुने थे और आपने देखा कि लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर चीन दबाकर बैठ गया। सीमा पर आज भी उसने एरोड्रोम बनाए हैं, सड़कें बनाई है, वो हमारी छाती पर आकर बैठा है। लेकिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का इतना दम भी नहीं है कि वो उसके खिलाफ एक शब्द का प्रयोग करे, जैसे कोई मानो उसके जीभ नहीं हो या हिंदुस्तान की 120 करोड़ की ताकत उसके साथ नहीं हो। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को एक छोटा सा कार्यकाल मिला, लेकिन हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उसने खड़ा करने का प्रयास किया। मैं सोचता हूं कि जिस परमाणु विस्फोट का उन्होंने पोखरण के रण में जो प्रयोग किया, वो इस बात को जानते थे कि बम विस्फोट करने के कारण से दुनिया के सब लोग हिंदुस्तान से नाता तोड़ेंगे, हिंदुस्तान पर दबाव बनाएंगे, हिंदुस्तान का राशन पानी बंद करेंगे, हिंदुस्तान के साथ सब प्रकार के समझौतों को रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे। लेकिन उसके बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात को देखा कि जब तक देश शक्तिशाली नहीं होगा, तब तक देश कभी भी अपनी तरक्की नहीं कर सकेगा। और आपने देखा है कि अचानक एक के बाद 4 बम विस्फोट करके दुनिया के देशों को, जो अमेरिका ये समझता था कि मेरी हिंदुस्तान ने दुनिया में दादागिरी है, मैं चक्के चक्के पर निगाह रखता हूं, अगर कहीं से पत्ता भी हिलता है तो मुझे पता लगता है, लेकिन उसको 4 धमाके करके बता दिया कि हिंदुस्तान कोई कमजोर देश नहीं है। और आपने देखा होगा उन 4 विस्फोट के बाद हिंदुस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना, दुनिया के सामने अपनी ताकत के साथ खड़ा हुआ। लेकिन आज उसी देश का प्रधानमंत्री अगर हिंदुस्तान के किसी फौजी का सर काट करके पाकिस्तान चला जाए और उसके बाद भी उसकी जीवान से एक शब्द नहीं बोल सकता, ऐसा कायर और डरपोक प्रधानमंत्री इस कांग्रेस पार्टी का नेता बनकर जब देश की सुरक्षा कर रहा है, तो इससे क्या देश की सुरक्षा
बचाया जा सकेगा। उधर कश्मीर को हड़प करके पाकिस्तान बैठा है, उधर पूर्वांचल में देखिए तो आपका आसाम आज की तरह से एक आग के ऊपर जाकर खड़ा हो गया है, वो किचन विस्फोट हो जाएगा, उसका कोई पता नहीं लगेगा। देश के अंदर कम से कम 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए ये धर्मशाला में आकर मतदाता बन गए हैं। ये धर्मशाला में आकर के सब प्रकार के अधिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया है। अगर देश की यही दशा चली तो कांग्रेस एक दिन अपने वोटों के कारण से संपूर्ण देश को मानो बेच खाएगी। ऐसी पार्टी के साथ आपको निर्णय करना पड़ेगा। और कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचारी कांग्रेस, और आज से नहीं, ये कांग्रेस का इतिहास है। लेकिन अभी कर्नाटक में गए थे, देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहता है कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के कारण, पर तुझे बोलने का अधिकार किसने दिया? पहले कम से कम अपनी गिरेबान में तो झांक के दे दे कि तेरा पवन बंसल ने किस प्रकार का नमूना पेश किया है। एक रेल मंत्री और उसका भांजा जिस प्रकार से पैसे लेकर के लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने का लिए सौदा करता है 10 करोड़ का, वो देश है या मजाक? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री स्वयं तो तू जवाब दे दे यार। तू कोयला मंत्री था, तेरे कोयला मंत्री रहते हुए तूने जो कोयले का आवंटन किया उसके कारण से हिंदुस्तान की एडी ने, हिंदुस्तान की केस ने 1,86,000 करोड़ रुपए का चुना, तूने हिंदुस्तान को लगाया। ये मुल्क के मालिक अगर पहले कभी गड़बड़ होता था तो 65 करोड़ की आपने देखा होगा, अगर दलाली का सवाल आया होगा तो राजीव गांधी के टाइम पे बहुत टॉप का आया होगा। आपने कभी देखा होगा अगर इस हिंदुस्तान में कभी इस प्रकार का बेईमानी हुई होगी तो नरसिंह राव के जमाने में 205 करोड़ रुपए का एक यूरिया का दाना नहीं आया उठाया। ये तो तुम्हारा पूरा इतिहास ही कहता है कि कांग्रेस जब से चली है भ्रष्टाचार, लेकिन अब तो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ गई। कोई 1,76,000 करोड़ खाता है, कोई 1,86,000 करोड़ खाता है, कोई सीमेंट खाता है, कोई शक्कर खाता है, कोई टेलीफोन के तार खाता है, कोई घास खाता है, कोई कोयला खाता है, कोई हेलीकॉप्टर में खाता है, कोई इधर से खाता है, कोई उधर से खाता है। उस पार्टी के साथ आपको निर्णय करना, ये अगर निर्णय करेंगे तो आप जनता जनार्दन करेंगे। मेरे बोलने के कारण से तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। मैं तो अपने फर्ज को पूरा करने के लिए आपके सामने, और राजस्थान का मुख्यमंत्री जो अपने आप को स्वयं ऐसा मानता है कि मैं तो गांधी जी का शिष्य हूँ, मैं उस गांधी जी के शिष्य से कहना चाहता हूँ, तेरी और तेरी सरकार के भ्रष्टाचार को क्या राजस्थान परिचित नहीं है? मैंने मंत्रिमंडल में 15 मंत्रियों को विभाग किस कारण से बदले थे? मैंने 5 मंत्रियों को अपने विभाग से बाहर क्यों निकाला था? क्या वो ईमानदारी से बाहर गए थे? मैंने ये यहाँ का भरोसेलाल जाटा, इसको किस कारण से हटाया गया था? इसने जिस प्रकार से माइंस पर कब्जा किया था उसके कारण से हटाया था। तुमने रामदास चौधरी को किस कारण से हटाया? भारत देवी के कारण से हटाया था, नहीं हटाया था? तुम ये बताओ कि यह जो मदेना साहब है वो भमरी के चक्कर में फंस करके कहाँ गए, उसका कोई हिसाब किताब है तुम्हारे पास? राजस्थान को जिस ढंग से तुमने अपमानित किया है, एक उदाहरण से या दो, है ना? राजस्थान का मुख्यमंत्री इतनी बड़ी भव्य रूप में बोला है कि मैंने कोई जमीन नहीं बेची, मैंने कोई जो है ना दामाद साहब को जमीन नहीं दी। मैं उनसे एक सवाल मैंने विधानसभा में पूछा, मैंने कहा था कि ये जो आपका वाडेरा तो है, रॉबर्ट वडेरा जो जमाई है, वो जमाई भले सोनिया का होगा पर वो तो सारे देश का जमाई बन गया। उसको राजस्थान में तुमने किस खाते में बुलाया और किस खाते में आया वो राजस्थान के अंदर? आपने देखा कि बॉर्डर पर हमारा चाहे बीकानेर हो चाहे फलोदी का क्षेत्र हो, इसमें आकर उसने वो जो जमीन है जो बिल्कुल बंजर पड़ी रहती है, जिसमें किसी प्रकार की खेती नहीं होती है, वहाँ के किसानों से आकर 3500 रुपया बीघा में उसने हजारों बीघा जमीन ले ली। मैंने विधानसभा में कहा था, मैंने आप ये कहते हो कि उन्होंने ले ली तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा तुम नहीं कर सकते तो ये सीलिंग कानून क्यों बनाया? सीलिंग कानून का मतलब ये सीमा से अधिक अगर किसी के पास जमीन होगी तो कानूनी वो सारी की सारी सरकार की हो जाती है। तो फिर वडेरा की जमीन जो इतना है कंपनी बना के लिया, कंपनी और आदमी दोनों एक इकाई है सीलिंग में, और जब उसके ऊपर सीलिंग लागू नहीं होता तो तुमने हजारों बीघा जमीन 35-35 हजार रुपए में खरीदा। और उसके बाद भी मैं उससे पूछना चाहता हूँ, ये पैसा कहाँ से आया था इसको खरीदने का? उस वडेरा का घर का एक पैसा नहीं है, 65 करोड़ रुपए का उसने उधार लिया, कंपनी से उधार लिया, बिना ब्याज के उधार लिया। आप और मुझे कोई 35 रुपये उधार नहीं देगा बिना किसी प्रकार की गारंटी के, तो वडेरा को बिना किसी गारंटी के, बिना किसी ब्याज के कोई कंपनी 65 करोड़ रुपया उधार दे देती है और उसके बाद वो जमीन खरीद लेता है। और जमीन खरीदने के 6 महीने बाद जो गहलोत, तुझे तो पहले से ही पता था कि इस सोलर से एनर्जी पैदा होगी, बिजली पैदा होगी और इसी क्षेत्र में पैदा होगी,
उन्होंने उसके बाद ये सारे के सारे एरिया को तुमने है ना ये जो सोलर एनर्जी का हक घोषित किया और जैसे ही हक घोषित किया वो जमीन की कीमत आसमान को छू गई और आसमान को छूने के बाद वो 35,000 रुपया बीघा की जमीन उसने 35 लाख रुपए में बेचकर एक ही रात में वो अरबपति और खरबपति बन गया। ये राजस्थान को लूटना नहीं है, ये राजस्थान को किसान को लूटना नहीं है, तो और लूटने का मतलब क्या होता है? अगर यही पैसा तुझे हक बनाना था, यही यहाँ पर सोलर एनर्जी पैदा होनी थी, तो कम से कम तो पहले क्यों नहीं घोषित कर सकता था, ताकि किसान को कम से कम 2 पैसे मिलते और उसका गरीब का बच्चा भी ठीक प्रकार से पालन करता। केवल मैंने जमाई को खुश करने के लिए और कमाने के लिए इस बात को छुपाया रखा कि ये सोलर एनर्जी का हब बनने वाला है और तुमने उसको सारा का सारा लुटाया। तुम ये तो कहते हो ना 25,700 बीघा जमीन पूरा बॉर्डर बिका है, ये किस कारण से बिका? और जब ये केस विधानसभा में हम लोगों ने उठा लिया कि सारा का सारा बॉर्डर बिका है, इसकी रजिस्ट्रियां कैंसिल करो, क्योंकि इसमें नाम ही पता नहीं है, बेचने वाला कौन है, खरीदने वाला कौन है ना, हेराफेरी का काम हो गया। और उसके बाद जब जानकारी मिल गई तो कम से कम उस रजिस्ट्रियों को तो कैंसिल किया जा सकता, वो नहीं कर सकते। तुम अपने आप को बहुत ईमानदार साबित करते हो ना, तो मेरे सवाल का जवाब दे दो। मैंने राजस्थान की विधानसभा में हमारे सब साथियों ने एक विषय उठाया। विषय यह था कि जो जोधपुर में जो थाने आवंटन हुई है, ये जो माइंस आवंटित हुई है, एक माइंसों का आवंटन करने में कैबिनेट की बैठक होती है, बैठक में नियम बदला जाता है, 5 हेक्टेयर को घटाकर 1 हेक्टेयर किया जाता है। उसके बाद भी जब उसके रिश्तेदारों को, उसके भाई भतीजों को, उसके जमाई को या उनके परिवार के लोगों को जब माइंस नहीं मिलती है तो एक और नया अमेंडमेंट करते हैं। और वो अमेंडमेंट ये किया, इस एरिया में जोधपुर का एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें जिनकी फैक्ट्रियां लगी हुई होगी उनको ही माइंस अलॉट होगी। ये कौन सा नियम है? ये कैसे बदला तुमने नियम को? नियम बदलता है तो कम से कम सब लोगों को लेने का अधिकार है, लेकिन तुमने बांट दी वो सारी खिलाड़ी। विधानसभा में जब विषय हमने खड़ा किया, उस विषय का उत्तर मैंने दिया कि मैं इस जांच को कटहरे जी आपको ही सूचित करता हूं, मुझे आप पर भरोसा है, विधानसभा को भी आप पर भरोसा है, आप जांच करके बता दीजिए। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, एक राजस्थान का नेता, एक राजस्थान का मुख्यमंत्री एक प्रतिपक्ष के नेता पर इतना यकीन तो करता है कि इन फाइलों की जांच आप ही कर गए, उसे तो लगा जैसे कोई मैं ऐसा कुछ निर्णय कर दूंगा जिससे वो बेदाग होकर निकल जाएगा। मैंने वो सारी फाइलें मंगाई, सारी फाइलों को देखा, देखने के बाद लगा इससे 3 बार जिस प्रकार का अमेंडमेंट किया कानून में, वो अमेंडमेंट अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया, कानून के खिलाफ अमेंडमेंट किया। मैंने अपनी रिपोर्ट बना करके स्पीकर साहब को दे दी। इसमें मुझे लगता है इसमें अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इन सारे कानूनों को बदला है। इसलिए आप यहाँ के विधानसभा के सदस्यों की कोई कमेटी बनाए और इसको जांच को सुपुर्द करें। जब ये फाइल उनके पास पहुंच गई, हमने विधानसभा में फिर इस सवाल को खड़ा किया कि भाई मैंने तो अपनी जांच करके आपको रिपोर्ट सुपुर्द कर दी, अब आप निर्णय लो ना, कमेटी बनाकर जांच कराओ। तो उन्होंने उस दिन तक इंतजार किया। 22 तारीख को विधानसभा का अंतिम दिन था। उस अंतिम दिन में भी अंतिम क्षण था, जब लास्ट समापन होने वाला था और जंगलमन होने वाला था, उसके 2 मिनट पहले वो खड़ा होकर बोलता है कि मैंने उन सब माइंसों को जिसकी जांच गुलाब चंद जी कटारे ने की और उनको संदेह है तो मैं सब निरस्त करता हूं। मैंने कहा निरस्त करना समस्या का समाधान नहीं है, इसका मतलब बेईमानी तो हुई है ना, बेईमानी तो प्रमाणित हो गई है। और जिस कमेटी के तुम चेयरमैन थे, जिसकी अध्यक्षता तुम स्वयं कर रहे थे, जिसकी अध्यक्षता में ये सारे निर्णय हुए थे, क्या ये बेईमानी नहीं थी? इस बात को नहीं मान करके उन्होंने उस दफन कर दिया और अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूं, तुम और भ्रष्टाचार के नमूने चाहते हो तो तुम्हें जो महामहिम राज्यपाल बनी हुई है आज की तारीख में गुजरात में, कमला बेनीवाल ने कभी सहकारी खेती के नाम से है ना 1000 बीघा जमीन का आवंटन कराया था। उस समय प्रारंभ हुआ था राजस्थान में सहकारी खेती को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन बाद में सहकारिता खेती फेल हो गई और फेल होने के बाद वो सारी जमीन अपने आप सरकार के पास आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो सरकार के पास नहीं आई। उसका आवंटन होकर के व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बन गई और उस व्यक्तिगत प्रॉपर्टी को उन्होंने बेचकर 1000 करोड़ रुपए का चूना राजस्थान को लगा दिया। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? मैं तीसरा और पूछना चाहता हूँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री तुम अगर वास्तव में ईमानदार हो तो मुझे इस बात का जवाब दो, ये जो आपकी भीलवाड़ा की डालडा मिल बिकी है, ये डालडा मिल क्या किस कारण से बिकी? डालडा मिल में 60 बीघा जमीन है और कहाँ है? रेलवे स्टेशन के ठीक सामने वाली सड़क पर 60 बीघा जमीन। कोई फैक्ट्री सिक हो गई थी, उस सिक फैक्ट्री की संपत्ति को बेचा। खरीदा किसने? ये उदयलाल आंजना ने खरीदा। कौन है उदयलाल आंजना? ये हमारा निम्बाड़ा का
करोड़ रुपए की संपत्ति है, इसको किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाए, इसका ऑप्शन किया जाए, जिसके कारण से राजस्थान में खजाने में पैसा है। लेकिन ऑप्शन नहीं है। और कितने में दिया आपको सुनकर आश्चर्य होगा, है ना। उस जमीन को 2,753 रुपया सालाना लीज पर देकर के उन्होंने राजस्थान की प्रॉपर्टी को लुटा दिया। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? मैंने विधानसभा में एक नहीं हमने अनेक सवाल ऐसे खड़े किए जिसमें भ्रष्टाचार की एक नहीं अनेक चीजें आकर के सामने खड़ी हो जाती है। या बोलो एक नहीं अनेक घटनाएं। मैंने केवल एक साधारण सा मैंने दौसा और जयपुर विधानसभा में एक प्रश्न लगाया कि भाई इसमें जो बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को दाखिले के साथ ही स्कॉलरशिप मिलती है। फर्जी दाखिले करके प्राइवेट संस्थाओं ने लगभग 20 करोड़ रुपया फर्जी उठा लिया। न बच्चे का कहीं आता है, न बच्चे का कहीं पता है, अपने ही हिसाब से नाम बनाए, अपने हिसाब से उठाते रहे। जांच होकर के आ गई 20 करोड़ रुपए का। मैंने मंत्री अशोक बहरा को कहा कि जब 2 जिलों में 20 करोड़ की छात्रवृत्ति का चूना लग गया तो तुम राजस्थान की जांच कराओगे? उसने कहा जरूर कराएंगे। जांच कराई। 1 साल बाद फिर विधानसभा चली। हमने पूछा जांच का परिणाम दो। राजस्थान में आगे छात्रवृत्ति का ये जो घोटाला हुआ इसका परिणाम क्या निकला? उनका नहीं, अभी जांच पूरी नहीं हुई। तो मतलब अभी तक जांच पूरी नहीं हो सकती है ना। बच्चों का पैसा खाता तो उसका कोई पता नहीं लग सकता। और यही नहीं, आपको सुनकर हैरानी होगी, ये अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा गांधी का शिष्य मानता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी। तो मैं ये कहूँ कि भरत सिंह जी ने 4 कलेक्टर को नरेगा में जिन्होंने करोड़ों रुपए का एक तरह से कंप्यूटर खरीद करके और करोड़ों रुपए का चूना राजस्थान को लगाया, उसकी जांच में ऑडिट पैरा बना। उस ऑडिट पैरा में यह प्रमाणित हो गया कि हाँ, इन्होंने लाखों रुपए की बिना किसी टेंडर के, बिना किसी प्रक्रिया के 4 कलेक्टर ने जो सामग्री खरीदी है, इसके ये दोषी है। मैंने जब विषय इस विधानसभा में रखा तब उन्होंने कहा कि हम जांच कमेटी बिठा देते हैं और ये जांच कमेटी अगर इनको दोषी मानेगी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जांच कमेटी कौन थी? जो चीफ सेक्रेटरी मैथ्यू है वो उसका मेंबर था, फाइनेंस सेक्रेटरी है वो उसका मेंबर था, रेवेन्यू सेक्रेटरी वो उसका मेंबर था। और तीनों ने जांच करी और जांच करके उन्होंने ये तो माना कि हाँ, इसमें अनियमितता हुई है। जिस प्रोसेस से इनको खरीदना था उस प्रोसेस से उन्होंने खरीदा। 1 रुपया और 2 रुपये के पौधे को 38 रुपये में खरीदकर बड़ा बड़ा राजस्थान बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए का चूना जिस कलेक्टर ने लगाया वो उसके दोषी पाया गया। लेकिन निर्णय क्या हुआ? वो निर्णय सुनने लायक है। निर्णय यह हुआ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कि यद्यपि कलेक्टर ने गलती तो की है लेकिन कोई इंटेंशन खराब नहीं था। इंटेंशन का क्या मतलब होता है? क्या इंटेंशन कलेक्टर का तो इंटेंशन नहीं दिखता है और उसके नीचे के अधिकारियों को आप सस्पेंड कर रहे हो, नीचे के अधिकारियों को आप दोषी मान रहे हो, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहा है। अरे भाई, खरीदने वाला तो कलेक्टर होता है, उसके दस्तखत से फाइल निकलती है, उसके दस्तखत से खरीदा जाता है। पर चूंकि कलेक्टर तुम्हें बड़े हाथ में लगते हैं इसलिए कलेक्टर के खिलाफ तो तुम केवल उसको ताड़ना देते हो, केवल उनको वार्निंग देते हो और उनको छोड़ देते हो और नीचे का एलडीसी यूडीसी को लेकर के फांसी के फंदे पर लटका देते हो। ये कौन सा न्याय होगा? ये किस प्रकार का न्याय है? इसी प्रकार का एक सवाल और आया जो आज मैं सब नौजवानों आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वास्तव में किस प्रकार से एक नई पीढ़ी के साथ इस सरकार ने जिस ढंग की बेईमानी की है। आपने देखा होगा जोधपुर विश्वविद्यालय में अभी आपने देखा होगा लेक्चरर और प्रोफेसर और रीडर का इंटरव्यू हुआ। इनके कारण कब भरे गए? इनके कारण भरे थे 25/1/12 को, 25/1/12 की लास्ट तारीख थी। और उस लास्ट तारीख के दिन जो इलिजिबल बालक था उसका भारत को होना चाहिए था करेक्ट। और जो बाकी उस दिन जो अपनी योग्यता पूरी नहीं करता था यूजीसी के नियम के अनुसार वो फार्म का रद्दी की टोकरी में जाना चाहिए था। लेकिन वो फार्म रद्दी की टोकरी में नहीं गए, वो फार्म वहीं पड़े रहे। और पड़े रहने के बाद जिन्होंने बाद में पीएचडी की, जिन्होंने बाद में अपना पेपर थीसिस का पब्लिश किया, जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री हासिल की, उनका सारा का सारा लोगों का सिलेक्शन हुआ। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा है ना, जो 200 पोस्टें हैं उस पर 4000 लोगों को बुलाया इंटरव्यू के लिए। और वो इंटरव्यू नहीं हुआ था, अंदर बुलाया बच्चे को, बाहर धक्का मारा, अंदर बुलाया, बाहर धक्का मारा। एक दिन में 200 बच्चों के इंटरव्यू हुए। और उस इंटरव्यू होकर के एक दिन रात को अचानक एक लिस्ट उस यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर लग गई कि ये लोग सेलेक्ट हुए। और उन लोगों को घर पर जाकर कह दिया कि तुम सवेरे सूर्य उदय होते ही जैसे यूनिवर्सिटी खुलती है अपना चार्ज ले लेना ताकि कहीं कोर्ट और कचहरी न हो जाए। उन सब लोगों ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। और ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद जो मेडल के गोल्ड मेडलिस्ट करते थे, जो मेरिट के लड़के थे, वो सब अपने
कोर्ट अगर निर्णय दे, पर आपको सुनकर हैरानियत होगी, क्योंकि जजों के बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि वाइस चांसलर थे और उसके परिवार के लोग उसमें सेलेक्ट हुए थे, सिंडिकेट के जो लोग थे उनके बच्चे उसमें सेलेक्ट थे, ये राजनेता जितने थे उनके बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए। अरे हमारा बच्चा तो थर्ड ग्रेड का मास्टर सेलेक्ट नहीं हो सकता, और तुम लीडर और प्रोफेसर को इस प्रकार से कर देते हो, और उसके बाद न उनको कोर्ट से न्याय मिलता है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या चीज है? एक भ्रष्टाचार का निशान चाहते हो? तुम चाहते हो ये पेंशन की डायरिया कितनी है हमारी, जितनी पेंशन की डायरिया, ठंडी डायरिया तैयार करके तुमने करोड़ों रुपए का चुना लगा, तुमने ये मिड डे मील देते हैं, ये तो हमने क्वेश्चन से निकाला, कोई अपने घर से कोई एक आंकड़ा नहीं निकाला। हमने कहा राजस्थान में मैंने सरकारी स्कूलों में कितने बच्चों की भर्ती हाल में हुई, 9 लाख बच्चे भर्ती निकले, 9 लाख बच्चों का मिड डे मील उठा, पूरा चार्टर उठा, 71 करोड़ रुपए का चूना लगा, उसके बारे में कोई जवाब देना नहीं। और उससे भी ज्यादा मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं, मैंने एक विधानसभा में सीधा एक प्रश्न लगाया, मैंने कहा तुम्हारे पास पद कितने खाली है 4 साल में, और तुमने बजट में उन पदों की हमेशा घोषणा की है कि हम 20,000 सफाई कर्मचारी भर्ती करेंगे, हम 65,000 मास्टर भर्ती करेंगे, हम 18,000 है ना आपके पुलिस के जो कांस्टेबल है उनको भर्ती करेंगे, इतने डॉक्टर भर्ती करेंगे, इतने कंप्यूटर भर्ती करेंगे, इतने आरएएस अधिकारी भर्ती करेंगे, इतने पशु चिकित्सालय वालों करेंगे। ये सारा फिगर तुम मुझे बजट के आधार पर बताओ। उन्होंने 40 टोटल लगाकर मेरे प्रश्न के जवाब में भेजा 1,04,500 पद लिखकर इन 5 विधानसभा के बजट में सरकार ने पेश किया 4,500। मैंने कहा सिलेक्शन कितने लोगों को किया तुमने 5 साल में? इन 4 लाख में से उन्होंने कहा 54,000 किया। मैंने एक अगला प्रश्न और लगाया, मैंने कहा रिटायरमेंट कितने लोगों का हुआ इसमें? 48,000 रिटायरमेंट हुआ, 48,000 रिटायरमेंट हो जाता है, 54,000 का सिलेक्शन होता है। इसका मतलब केवल 6,000 लोग तुमने 4.5 साल में सरकारी नौकरी में लगाया, जबकि तुम्हारे पास पद 4 लाख खाली है। आज मेरा बच्चा चुकुर चुकुर रो रहा है, देख रहा है अपने भाग्य को कि मुझे सरकार की नौकरी मिलेगी, लेकिन तुम नहीं मिल सकता। मैंने कहा मास्टरों के पद कितने खाली है? 1,14,000 पद खाली है, 1,14,000 मास्टरों के पद राजस्थान में खाली है। आज की तारीख में आप देखोगे तो स्कूल में हेड मास्टर नहीं, स्कूल में प्रिंसिपल नहीं, स्कूल में व्याख्याता नहीं, हिंदी का है तो अंग्रेजी का नहीं, अंग्रेजी का है तो ज्योग्राफी का नहीं, ज्योग्राफी का है तो कॉमर्स का नहीं, कॉमर्स का है तो फिजिक्स का नहीं, फिजिक्स का है तो केमिस्ट्री का नहीं। मतलब कई स्कूलों का जिस प्रकार का भंडार ढाल करके 1,14,000 पोस्ट आज की तारीख में शिक्षा विभाग में खाली है। और मेरा ये बच्चा बीएड किया हुआ 4 साल से झक मार करके बार बार अपने भाग्य को देख रहा है कि आज नहीं कल सेलेक्ट होगा, कल नहीं परसों होगा, लेकिन सिलेक्शन होता ही नहीं है। वो बच्चा आज किस हालात में गुजर रहा है? उधर बच्चा रो रहा मास्टर बिना, मास्टर रो रहा नौकरी बिना, और उसके बाद जो रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट कौन बनाएगा? रिजल्ट का परसेंटेज क्या बनेगा? उस बच्चे को जिसको मास्टर पढ़ाने वाला नहीं है, वो बच्चा अगर मेहनत करके 3 निशान लेकर के 6 डिवीजन 5 भी हो गया, वो जिंदगी में रोएगा, सेकेंड डिवीजन भी आ गया तो भी रोएगा। अब तो सब मेरिट सिलेक्शन होता है। और अभी आपने देखा होगा कि अभी जो सिलेक्शन पंचायत समिति और जिला परिषद जो एडीसी का सिलेक्शन कर रही है वो सीधा मेरिट के आधार पर कर रही है। 10वीं और 12वीं में जो बच्चों का परसेंटेज जिनका अच्छा है वो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये बच्चा 3 डंडे वाला, ये 4 डंडे वाला और 2 डंडे वाला जाएगा कहाँ? मेरा गलती तुम करो और सजा मेरा बच्चा भुगते, ये कैसे हो सकता है? और इससे भी ज्यादा निकम्मा काम इस सरकार ने किया। मैंने 8वीं का बोर्ड बनाया, मैंने 8वीं का बोर्ड इसलिए बनाया था कि सरकारी विद्यालयों का पढ़ाई का स्तर सुधरे, और इसलिए 8वीं का बोर्ड बना। लेकिन आप इस सरकार ने बोर्ड को खत्म किया जो किया, अब एक कानून और बना दिया, आज इसका कोई बच्चा फेल नहीं होगा। इसका मतलब समझ में आ गया? अब आपके गरीब के बच्चे के घरों में तेजाब डाल करके जला दिया है ताकि आपका बच्चा न तो कभी पढ़ेगा न कभी नौकरी के लिए कहीं जाकर खड़ा रहेगा। मतलब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, सारी पढ़ाई को जिस ढंग से बर्बाद करके रख दिया। और घोषणा क्या कर रहा है? घोषणा कर रहा है मैं इसमें 5 लाख मकान शहरों में बनाऊंगा। कब का घोषणा की थी? 2011। इन्हें शहरों के मकान बनाने की घोषणा करती है 2011 की बजट की है। मैं भरपूर वासियों आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके शहर में कोई मकान इस प्रकार का यहाँ बना हो और किसी आदमी को आपसे से अलॉटमेंट हुआ हो तो वो खड़ा होकर के बता दे कि मुझे ये 5 लाख मकान जो शहरों में बने थे उसमें से कोई अलॉट हुआ? एक मकान अलॉट नहीं हुआ, केवल झांसाबाजी चलती है। और अब नया काम और निकाला, 10 लाख गरीब लोगों को मकान देंगे। 10 लाख लोगों को पैसा कितने देंगे? 50,000। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से निर्मल प्रार्थना करता हूँ, ये गुलाब चंद कटारिया अपनी तनख्वाह से उन्हें 50,000
10,000 रुपए का चेक देता है और एक 10 बाई 10 का कमरा पक्का बनाकर मुझे बता दे तो मैं समझ जाऊंगा कि तेरे 50,000 में मकान मिलेगा। लैट्रिन बाथरूम नहीं बन सकती, लैट्रिन बाथरूम क्या मजा। ये तो तुम खैरात बांट रहे हो, ये खैरात किसलिए बांट रहे हो? इसलिए बांट रहे हो कि जिसे मिलेगा वो भी खुश होगा और जो देगा वो भी उसका टाका मारेगा। 40,000 उसे पकड़ाएगा, 10,000 बीस का बिस्कुटिया खा जाएगा और पैसे का जमा हो जाएगा। अभी एक और नया प्रयोग हुआ, आजकल राजस्थान का मुख्यमंत्री बड़ा दिलेर आदमी हो गया। मतलब जब आदमी की मौत आती है ना तब उसको पुराने सब पाप ध्यान में आ जाते हैं। ये भी ठीक नहीं हुआ, ये भी ठीक नहीं हुआ, ये 4.5 साल पहले कर देता था, किसने मना किया तुझे? किसने मना किया? तो तुझे 4.5 साल पहले तू कर नहीं सकता था, लेकिन तेने 4.5 साल नहीं किया। अब क्या किया उसने? अभी जितने भी बच्चे 10वीं और 12वीं पास हुए हैं, 8वीं पास हुए उनको कंप्यूटर दे रहा है। ये घोटाला की थी, ये पिछले बजट की थी, कंप्यूटर देगा। और इंदिरा ये सोनिया गांधी जब आपके जुटू में आई थी तब 8 बजे कंप्यूटर उससे उन बच्चों के हाथों में दिला दिया, जैसे कंप्यूटर का वितरण हो गया। उसके बाद कंप्यूटर कहाँ है? हमने इस बार डालता हूँ पूछा कि आगे तुमने उस कंप्यूटर का किया क्या जो कंप्यूटर तुम बच्चों को देने वाले? उन्होंने कहा नहीं, कंप्यूटर हम नहीं दे पा रहे हैं। अब हम 6,000 रुपया कैश देंगे, 6,000 रुपया कैश देंगे। कैश क्यों देंगे? क्यों इसलिए देंगे कि कंप्यूटर में तो कहीं अता पता तो लगेगा, कहीं आएगा, हिसाब किताब मिलेगा। ये 6,000 कौन खाएगा और कौन ले जाएगा, इसका कोई अता रहेगा न पता रहेगा, न बच्चा कंप्यूटर सीखेगा। ये 100 रुपया नहीं है, आपको सुन के आश्चर्य होगा, 600 करोड़ रुपया है ना। राजस्थान की गरीब जनता का जो टैक्स का पैसा है उसको जिस बेरहमी से लुटा रहा है, ऐसे सोचता है कि वोट पैसे से मिलता है, इससे 600 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लुटा दिया। आजकल एक और नया 58 साल का कोई हो गया, 60 साल का हो गया, सबको पेंशन, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, लखपति हो, कोई भी हो, ले जाओ। ये शराब बन रही है ताकि शराब देने के बाद भी तुम हमें वोट लेकर के जिता दो। इस बहाने से जिस प्रकार का राजस्थान का झगड़ा इस समय चल रहा है, वास्तव में चलकर मुल्क मालिक, मैं तो आपसे निवेदन कर सकता हूँ, मैं और किसके सामने जाकर अपना दर्द का बयान दूं? अगर फैसला करना है तो आपको ही करना है। 2 पार्टियां आपके सामने है, एक भारतीय जनता पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी है ना। भारतीय जनता पार्टी का नेता अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी और आपने देखा होगा भरत सिंह शेखावत है ना, सुंदरलाल पटवा रहा होगा, चाहे आज शिवराज चौहान है, चाहे रमन सिंह जी है, चाहे हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी है, चाहे नरेंद्र मोदी है, चाहे हिमाचल का मुख्यमंत्री। अरे तुम्हारे मारे जो दूध गिलास एक भाई का हिसाब लगा के है ना, मैं ईमानदारी से काम करें। और तुम्हारा एक भी बच्चे निकला हो उसका नाम बताओ यार, कौन बच्चे निकलता है? सारा का सारा भ्रष्टाचार की स्थिति में जिस कांग्रेस पार्टी ने इस सारी देश की राजनीति का मुंह काला कर दिया, उस कांग्रेस पार्टी को आज भी इतनी हिम्मत है कि वो चौराहे पर आकर अपनी बात कह रहा है और कहता मैं संदेश देना जा रहा हूँ। क्या संदेश देना चाहते हो? तुम ये संदेश देना चाह रहे हो कि राजस्थान में कानून व्यवस्था, जहाँ का गृह मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री हो, उस मुख्यमंत्री के राज में कानून व्यवस्था की जिस प्रकार से धज्जियां उड़ करके राजस्थान का बदनाम हुआ, उस मुख्यमंत्री से पूछा